नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का इस विशेष क्लास में स्वागत है। जैसे हमने इससे पिछली बार भी एक शॉर्ट ट्रिक आपको दी थी जो कि एमओटी के बारे में थी। अब यहां पर हम ऑक्सी एसिड या जिसे ऑक्सो एसिड भी कहा जाता है के बारे में कुछ बात करेंगे, थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट भी रखेंगे और साथ में ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे जिससे ऑक्सी एसिड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आप कर पाए। ऑक्सी एसिड काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, खासतौर पर यह फास्फोरस और सल्फर के रूप में आपको दिखाई देता है। अक्सर इससे संबंधित प्रश्न दिखाई देते रहते हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड हो, चाहे वो बेसिसिटी से रिलेटेड हो। ठीक है बच्चों, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको यहां दिखाई देंगे। सबसे पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि ऑक्सी एसिड है क्या, या इसे ऑक्सो एसिड भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो हम यह पहचान पाए कि इनमें से कौन ऑक्सी अम्ल है और कौन नहीं है, यही पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, है ना। सो मैं यह कह सकता हूं कि एसिड विथ OH ग्रुप, यानी कि एक ऐसा अम्ल जिसमें OH ग्रुप हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सी एसिड कहेंगे। अच्छा, जैसे एग्जांपल के तौर पर यह है हमारे पास HOCl, क्या मैं इसे ऑक्सी एसिड कह सकता हूं? तो यस, इसे हम ऑक्सी एसिड कह सकते हैं। लेकिन बच्चों, क्या मैं HCl को ऑक्सी एसिड कह सकता हूं? तो मैं HCl को ऑक्सी एसिड नहीं कह सकता, क्योंकि यहां ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। HCl एसिड तो है, HCl में एसिड तो है, लेकिन यह ऑक्सी एसिड नहीं है। HOCl आपका ऑक्सी एसिड है, लेकिन HCl ऑक्सी एसिड नहीं है। तो जिसमें OH समूह उपस्थित हो उन्हें हम ऑक्सी एसिड बोलते हैं। पहली बात जो हमको ज्ञात होनी चाहिए वो ये है, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कुछ अन्य टर्म्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ अन्य पदों का भी इस्तेमाल होते आपने देखा होगा। एक एक करके हम उसके बारे में बात करते चले जाते हैं। पहला जो पद मैं यहां क्लियर करना चाह रहा हूं बच्चों, वह है पेरेंट एसिड किसे कहते हैं। पेरेंट एसिड या पैतृक अम्ल किसे कहा जाता है? इन ऑक्सी एसिड में वो एसिड जिनमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद हो, है ना। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ऑक्सी एसिड विथ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऐसे ऑक्सी एसिड जिनमें किसी तत्व की सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद हो, उसे हम उनको पेरेंट एसिड बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं, क्या H3PO4 एक पेरेंट एसिड है? तो आपका जवाब होगा यस, क्योंकि यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था इसकी +5 आती है। और रही बात H2SO4 की, जैसे वह भी एक पेरेंट एसिड है, +6 आती है। फास्फोरस की +5 निश्चित तौर पर एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। फास्फोरस आमतौर पर 3 और 5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। सल्फर आमतौर पर 4 और 6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। यानी जिन ऑक्सी एसिड में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनको हम पेरेंट एसिड बोलते हैं, ठीक है। फिर एक और टर्म आपने देखी सुनी होगी और वह होती है ऑर्थो और साथ में मेटा। यानी कि आपने शायद कभी अनुभव किया हो कि सल्फ्यूरिक अम्ल के आगे हम ऑर्थो सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं लगाते, लेकिन जब हम बोरिक एसिड को बोलते हैं तो कभी कभी हम ऑर्थो बोरिक एसिड भी बोल देते हैं। सिंपल बोरिक एसिड भी बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं। शायद आपने यदि पी ब्लॉक पढ़ा हो या फिर रेडॉक्स के अंदर आपके सामने ये चीज आई हो। फॉस्फोरिक एसिड को मैं सिंपल फॉस्फोरिक एसिड भी बोलता हूं और कभी कभी ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल भी बोल देते हैं। तो ये ऑर्थो क्यों बोल रहे हैं, सल्फ्यूरिक को क्यों नहीं बोल रहे हैं ऑर्थो? उसके पीछे क्या लॉजिक है वह मैं अब यहां क्लियर कर रहा हूं। देखिएगा बच्चों, यदि मैं 1 मोल ऑक्सी एसिड लूं, पेरेंट एसिड लूं, ठीक है बेटा, और उसमें से जल को निकाल दूं, और यदि मुझे फिर से ऑक्सी एसिड ही मिल जाए, यानी पहले भी ऑक्सी एसिड लिया था अब भी ऑक्सी एसिड बन जाए, तो इस पेरेंट एसिड को तो बोलते हैं ऑर्थो, और जो बनता है उसे बोलते हैं मेटा। क्या मतलब है सर इसका? उदाहरण बताऊंगा तो निश्चित तौर पे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए इस एग्जाम्पल पर ध्यान दें। H3PO4, यदि मैं इसमें से जल निकाल दूं, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, यदि इसमें से मैं जल निकाल दूं, वाटर इसमें से रिमूव कर दूं, तो क्या बनेगा?
HPO3 बनेगा। बेटा ये भी एक ऑक्सी एसिड है, यानी ऑक्सी एसिड के 1 मोल में से वाटर निकालने पर यदि ऑक्सी एसिड बनता है तो इसको तो कहते हैं ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड कह सकता हूं मैं इसको तो कहते हैं ऑर्थो, और जो बनता है उसे कहते हैं मेटा। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फिर से सुनिए, यदि 1 मोल ऑक्सी एसिड में लूं, उसमें से वाटर रिमूव कर दूं, तो जो बने वह भी ऑक्सी एसिड हो, तो उस पेरेंट वाले को तो बोलते हैं ऑर्थो, और जो बनता है उसे बोलते हैं मेटा। जैसे मुझसे बोरिक एसिड मेरे को दिया गया, आप देखिए क्या इसमें से मैं जल का निष्कासन करता हूं तो मुझे फिर से ऑक्सी एसिड मिल रहा है क्या? हां, ये देखिए मिला ये ऑक्सी एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थोबोरिक एसिड। अब आप समझे कि क्यों हम कभी कभी यहां बोरिक एसिड के नाम के आगे ऑर्थो का उपयोग कर लेते हैं। यहां क्या आएगा? मेटाबोरिक एसिड। क्या आप समझे इस चीज को कि वाई वी आर यूजिंग ऑर्थो एंड मेटा? लेकिन यदि मेरे पास H2SO4 हुआ तो बताइए कि क्या होगा? इसमें से यदि मैं जल का निष्कासन करता हूं बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा? SO3। क्या यह ऑक्सी एसिड है? तो नहीं है। कहां है? इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है। इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है तो यह ऑक्सी एसिड कैसे हो सकता है? यानी स्पष्ट रूप से इसे ऑर्थो नहीं कहा जा सकता। वी कैन नॉट कॉल इट एज ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बेसिक चीज है ऑर्थो और मेटा के पीछे। प्रश्न कैसे आ सकता है कि इनमें से कौन ऑर्थो एसिड कहला सकता है? हर कोई नहीं कहला सकता। हर किसी के आगे आप ऑर्थो नहीं लगा सकते। लॉजिक समझ में आ गया होगा। जैसा मैंने कहा, आपको पहले कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक से भी हम इसकी स्ट्रक्चर वगैरह बनाना सीखेंगे। ठीक है ना? दोनों की अपनी महत्ता होती है। क्लियर है बच्चों? अब हम अगले पद पर जाते हैं जो आपको अक्सर दिखाई देता होगा और वह भी काफी पॉपुलर है, पायरो। आपने देखा होगा अक्सर पायरो अम्ल जरूर जो है वह पूछे जाते हैं। अब बच्चों पायरो शब्द का मतलब क्या है देखिएगा। मैं 2 मोल पेरेंट एसिड लूं, यानी एक ऐसा एसिड जिसमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद हो, और उसमें से मैं निकाल दूं 1 मोल वाटर को, 1 मोल वाटर को। अभी 1 मोल में से 1 मोल निकाला था, अब 2 मोल में से 1 मोल निकाल रहा हूं, तो जो बनता है उसे पायरो कहते हैं। अब आप देखिए यहां से आप चाहे जिस पायरो का फॉर्मूला बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे एग्जांपल, मुझसे कहा गया कि भाई पायरो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला बताइए। अब हमको कितने फॉर्मूले याद रह सकते हैं? नहीं रहते। एग्जाम के अंदर कभी कभी फॉर्मूले नहीं याद रहते, लेकिन आपको फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला तो मालूम है ना। अरे उतना तो याद रह ही जाता है बच्चों। ये रहा H3PO4, ये रहा H3PO4। कितने मोल ले लिए? 2। इसमें से क्या निकाल दूं? वाटर। क्या बनेगा भाई? H4P2O7 नाम हो गया पायरो, या इसे डाई भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, फॉस्फोरिक एसिड। हो गया ना, बन गया फॉर्मूला। सिंपल है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। जैसे मुझसे कहा गया कि भाई आप तो पायरो सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र बना दीजिए, तो सल्फ्यूरस अम्ल क्या होता है? H2SO3 H2SO3, और इसमें से यदि मैं जल का निष्कासन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? आप देखिए H2S2O5। क्योंकि बच्चों यह सल्फ्यूरस एसिड है, यह जो आपने एसिड यहां लिया है वह सल्फ्यूरस एसिड है। सो इसका मतलब यह जो बना इसमें से जल निकालने के बाद वह क्या कहलाएगा? पायरो सल्फ्यूरस एसिड। समझे हैं बात को क्या कह रहा हूं? पायरो एसिड का मतलब है, सुनिएगा ध्यान से, 2 मोल लीजिए पेरेंट एसिड को और उसमें से 1 मोल वाटर को निकाल दीजिए, तो जो बनता है उसे पायरो कहा जाता है।
क्लियर? ऑर्थो, जिसमें से जल के एक अणु को निकालूं तो फिर से ऑक्सी एसिड बने, उसे ऑर्थो कहा जाता है, और बनने वाले एसिड को मेटा कहा जाता है। पायरो 2 मोल मैंने लिए उस पेरेंट एसिड के, और यदि जल निकाला है तो उसे पायरो कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, यहां एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि पायरो जो होते हैं ना, पायरो में क्या होता है, आपका MOM बंद होता है। ये हमेशा आपके काम आने वाली बात है। यानी M यहां पर क्या है बेटा, M यहां है सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु। ये इनकी जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना तब काम आएगा। यहां पर भी ध्यान रख लेना कि सिर्फ इसका एक एक्सेप्शन है, इस पॉइंट का सिर्फ एक एक्सेप्शन है, और वह है पायरो सल्फ्यूरस एसिड। उसमें इस प्रकार की बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। बाकी सब पायरो के अंदर आपको सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम का इस्तेमाल जरूर करना है। ठीक है, बात क्लियर? एक और प्रकार यहां बताता हूं मैं ऑक्सी एसिड में ही, और उसे कहते हैं हाइपो। आप जानते हैं कि हाइपो और हाइपर जैसे कनेक्ट करने की कोशिश करें तो इन शब्दों का उपयोग हम बाकी जगह भी करते हैं। हाइपो मीन्स कोई चीज कम होने को बताता है, और हाइपर मीन्स बढ़ने को बताता है। तो हाइपो का मतलब क्या है, आप सीधे सीधे 1 मोल पेरेंट एसिड लें, 1 मोल पेरेंट एसिड लें और उसमें से एक ऑक्सीजन को कम कर दें, तो जो बनेगा वह हाइपो कहलाता है। एक ऑक्सीजन कम, 1 ऑक्सीजन लेस। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिया H3PO3, इसका नाम होता है फॉस्फोरस एसिड। इट इज योर फॉस्फोरस एसिड। इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो बनेगा H3PO2। इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सो यह एक टेक्निक है कि हाइपो का जो मीनिंग है वह है एक ऑक्सीजन कम, यानी 1 ऑक्सीजन लेस। पायरो का मतलब है 2 मोल एसिड लिए 1 मोल वाटर बाहर निकाला। ऑर्थो का मतलब है मूल पेरेंट एसिड लिया और उसमें से 1 मोल वाटर निकाला, तो यदि ऑक्सी एसिड बनता है तो उसे ऑर्थो कहते हैं, और जो ऑक्सी एसिड बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे मेटा कहते हैं। अब बात आई कि सर इनकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें हम, क्योंकि अक्सर यह परेशानी दिखाई देती है। बिना संरचना के उन प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा जो कि दिया जा सकता है किसके सहारे, कि भैया इसमें बेसिसिटी कितनी है, क्षारकता कितनी है, ऑक्सीकरण अंक कितना है। इन प्रश्नों का जवाब देना है तो आपको संरचना यानी स्ट्रक्चर तो बनानी पड़ेगी। अब देखिए, संरचना बनाने की बहुत आसान सी ट्रिक है, बहुत आसान सा एक तरीका है। मैं कहूं एक ट्रिक तो क्या कहूं, मैं इसे कहूंगा कि एक तरीका मैं यहां बहुत इजी सा बता रहा हूं जिससे आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं मोस्ट ऑफ द ऑक्सी एसिड। कैसे, देखिए, फर्स्ट आप इतना ध्यान रखना कि सल्फर और फास्फोरस की ऑक्सी एसिड है ना बेटा, तो उनमें ये ग्रुप तो जरूर जोड़ो। ये आपका लगभग आपको काम कर देगा। इससे आपका काम लगभग बन जाएगा कि कोई भी ऑक्सी एसिड आए, सल्फर और फास्फोरस का कोई भी ऑक्सी एसिड हो, क्योंकि इन्हीं पर प्रश्न आता है, तो आप सीधे सीधे ये ग्रुप तो जरूर लगा दो। आगे की कहानी अभी यहां क्लियर कर रहा हूं, कोई समस्या नहीं आने वाली, आराम से आप फॉर्मूले बना देंगे। जैसे मुझसे कहा गया कि बनाइए H3PO2 का फॉर्मूला, जिसको हमने कहा था हाइपोफॉस्फोरस एसिड। कुछ नहीं करना है, सीधा देखिए, जैसा मैंने वहां समझाया, हमने फास्फोरस लिया और यहां डबल बॉन्ड O लगा दिया और OH लगा दिया, क्योंकि मैंने कहा है ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करनी ही पड़ेगी। अब मुझे बताइए कि यहां पर कितने हाइड्रोजन शेष हैं और कितने ऑक्सीजन शेष हैं। क्या यहां कोई ऑक्सीजन शेष है? नहीं, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन आ चुके हैं, लेकिन हाइड्रोजन तो 2 बाकी हैं। ये आ गया एक H, ये आ गया एक H, सीधे ही जुड़ेगा ना।
अब मुझसे कहें कि बताइए इसकी बेसिसिटी कितनी है, तो भाई हमेशा याद रखना कि बेसिसिटी जब होती है ना किसी भी ऑक्सी एसिड की बेसिसिटी, यानी वो कितना हाइड्रोजन दे सकता है, वो नंबर ऑफ OH के बराबर है। बस यह एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप किसी की भी बेसिसिटी को ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि वह किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ OH समूह के बराबर होगा। जैसे हमसे कहा गया कि भाई H3PO4 का बना दीजिए आस्टो डायग्राम और उसकी बेसिसिटी भी निकालिए। क्या तरीका लेंगे, जैसा मैंने समझाया, सबसे पहले हम फास्फोरस लेंगे, यह आपका डबल बॉन्ड O हो गया, यह आपका OH समूह हमने जोड़ दिया, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आप पूरी करोगे। अब मुझे बताइए कि यहां कितने ऑक्सीजन शेष हैं बच्चों। ऑक्सीजन दिख रहे हैं कि 2 बाकी हैं, 2 आ गए हैं, और हाइड्रोजन भी कितने बाकी हैं, 2, यानी 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो क्या करोगे, अलग अलग जोड़ोगे क्या, नहीं भाई, सिंपल बात, OH OH हो गया काम। 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन OH के रूप में जोड़ दिए। मुझसे पूछा जाए कि इसकी बेसिसिटी बताइए। बेसिसिटी का मतलब होता है क्षारकता, क्षारकता का मतलब होता है कितने हाइड्रोजन दिए जा सकते हैं। तो आंसर या जवाब आपका होगा कि यहां इसकी बेसिसिटी 1, 2 या 3 हो सकती है, और मैक्सिमम कहूं तो 3 हो सकती है। अधिकतम क्षारकता, मैक्सिमम बेसिसिटी इसकी 3 है, यानी यह अधिकतम आपके 3 हाइड्रोजन दे सकता है। ठीक है, अगले पर जाते हैं। अगले पर जाएं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मुझसे कहा गया कि नाम से दे दिया है ना कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड का बेसिसिटी बताइए, या कि इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मुझे फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, और वो मैंने अभी आपको समझाया था कि रटना घोटना इसमें कुछ भी नहीं है। यहां एक जल का अणु हमने निकाल दिया, तो क्या बचा मेरे भाई, H4P2O7। और हमको मालूम है कि क्योंकि यह पायरो है, सो पायरो में क्या होता है, POP बंध तो होगा ही होगा, केवल एक एक्सेप्शन के साथ इसको हमने देखा था। तो यह बॉन्ड तो मुझे लगा नहीं है। अब देखो इसकी मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा। इस H4P2O7 जिसको कहा गया है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सिंपल है। देखिए, ये फास्फोरस, ये ऑक्सीजन, ये फास्फोरस। ये पायरो होने की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, लेकिन ऑक्सी एसिड होने की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो ये लगाएंगे इधर, ये लगाएंगे इधर। देखिए, जैसा मैंने कहा कि बहुत आसान है बनाना, ये सिंपल हो गया। अब मुझे बताओ कि इस सूत्र में क्या क्या शेष रह गया है। 1, 2, 3, 4, 5 ऑक्सीजन हो चुके हैं 7 में से, और 2 हाइड्रोजन हो चुके हैं। तो बचा क्या मेरे भाई, बचा है 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। इसका सीधा तात्पर्य है यहां भी OH जोड़ दूंगा, यहां भी OH जोड़ दूंगा, और इसकी क्षारकता यानी कि इसकी बेसिसिटी पूछे जाने पर अधिकतम बेसिसिटी 4 बताई जाएगी। देखिए, आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हो, आसानी से स्ट्रक्चर को बना सकते हो। स्ट्रक्चर से संबंधित प्रश्न जरूर दिखाई देते हैं यहां पर, खासतौर पर ऑक्सी एसिड पर। जैसे हमसे कहा गया एक और कि सर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का बना दीजिए। मुझसे कहा कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का आप स्ट्रक्चर बनाइए कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है। अब H2SO4 ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें से निकाला मैंने वाटर, यहां आ गया H2S2O7। मालूम है कि पायरो है तो SOS बंध तो कंफर्म रूप से आएगा ही। तो यहां मैंने क्या किया, यह लिया सल्फर, यह लिया ऑक्सीजन, यह लिया सल्फर, ऑक्सी एसिड होने का धर्म निभाते हैं, और यहां S डबल बॉन्ड O OH लगा देते हैं। अब बताइए कि यहां यदि मैं इस सूत्र को देखता हूं तो क्या शेष रह गया है। सल्फर आ चुके हैं, हाइड्रोजन भी दोनों आ चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5 ऑक्सीजन आए हैं, ऑक्सीजन 2 शेष रह गए, तो फिर यहां पर इसे लगा दिया जाएगा। तो क्या इसकी क्षारकता आपको 4 नजर आती है? नहीं, यह पायरोफॉस्फोरिक एसिड की तरह नहीं है। यहां हमें दिखता है कि इसकी जो बेसिसिटी होगी वह 2 होगी।
क्लियर है? आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर, चाहे जिस संरचना को आप बना सकते हैं। मैंने कहा था कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है पायरोसल्फ्यूरस की, उसके बारे में बात करते हैं, है ना, क्योंकि यह परीक्षा में अक्सर दिखाई देती है। पायरोसल्फ्यूरस को कैसे बनाऊंगा? पहले तो मुझे इसका सूत्र नहीं मालूम, कोई बात नहीं। देखिए बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड का सूत्र तो अधिकांशतः बच्चों को मालूम होता है। सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक, फास्फोरस फॉस्फोरिक, ये तो बहुत कॉमन है। इतने नाम तो हमको, क्योंकि हम नीट जेईई की परीक्षा देने जा रहे होते हैं, तो ध्यान में आ ही जाते हैं। तो H2SO3, इसमें से यदि इसमें से मैं एक जल का अणु बाहर निकाल दूं, इफ आई रिमूव 1 मोल ऑफ वाटर, देन व्हाट शुड बी द फॉर्मूला इज, क्या सूत्र इसका हो जाएगा? सो बच्चों यहां सूत्र हो जाएगा H2S2, क्योंकि एक ऑक्सीजन भी निकल गया 5। ये एकमात्र ऐसा पायरो, इस पायरो में द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस पायरो में SOS नहीं है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए यह प्रश्न अक्सर दिखाई भी देता है। बाकी सब पायरो में आपको एक बॉन्ड लगाना होता है। तो फिर कैसे संरचना बनाऊंगा? ये रही सल्फर, ये रहा सल्फर, यानी यहां हम दोनों सल्फर को सीधे जोड़ देंगे। अब ऑक्सी एसिड है तो क्या करोगे? ये बात तो कंफर्म हो गई कि ऐसा तो करना ही है अपन को। अब आप बताइए कि यहां क्या शेष रह गया है? H2S2O5, H2S2O5 में देखा जाए दोनों सल्फर आ चुके हैं, दोनों हाइड्रोजन आ चुके हैं, सिर्फ एक ऑक्सीजन रह गया है। तो वो चाहे यहां लगाइए, यहां इधर लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप यहां भी ऑक्सीजन लिख सकते हैं या फिर इधर भी लिख सकते हो। तो यह इसकी संरचना हो जाएगी पायरोसल्फ्यूरस एसिड की। यह अक्सर पूछी जाती है, क्योंकि आमतौर पर जो पायरो एसिड में होता है वो यहां नहीं होता, क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। उम्मीद है यहां तक की बात आप समझ गए। यहां तक मैंने कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ ट्रिक की सहायता से ये बताया है कि किस प्रकार से हम एक ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर से रिलेटेड या उसकी बेसिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहां कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था तो ज्ञात करना आसान है, तो विद्युत ऋणता के आधार पर, यानी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर आसानी से ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर सकते हैं, यदि आपको उसकी संरचना मालूम है। यदि आपको सही संरचना मालूम चल गई ना ऑक्सी एसिड की, तो आप प्रश्न कोई आए आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? एक और चीज, एक क्वेश्चन के रूप में स्ट्रक्चर से संबंधित ही मामला है, तो इसीलिए उसको यहां बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक पॉपुलर प्रश्न है कि इनमें से चक्रीय संरचना किसकी है। एक प्रश्न के साथ बात समाप्त करेंगे कि चक्रीय संरचना किसकी है, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाता है और कौन साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं दिखाता। क्योंकि शायद आपने कभी देखा हो कि इनऑर्गेनिक में ऐसे प्रश्न अक्सर दिखाई देते रहते हैं। तो मैंने कहा कि H6P4O13 क्या यह साइक्लिक होगा, या फिर H4P4O12 क्या यह साइक्लिक होगा, या फिर S3O9 क्या यह साइक्लिक होगा। इन ऑप्शन में से हमको तलाशना है कि साइक्लिक कौन है कौन नहीं है। तो कैसे पता लगाएं, क्योंकि ये तो थोड़े से अजीब से तो इसके फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं हमको। तो यहां पर भी एक ट्रिक बताता हूं कि किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर को पता करने का एक सीधा सा तरीका है, बहुत आराम से पहचान में आ जाएगा। देखो, किसी भी, चाहे ऑक्सी एसिड हो चाहे कोई भी और हो, ये मान के चलें कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए शर्त यह है कि केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम निश्चित तौर पर या तो 3 हो या 3 से अधिक हो। इतना तो आप समझ सकते हो कि कोई भी साइकिल बनेगी तो 2 से कैसे बन जाएगी। अरे भाई, कोई भी साइक्लिक चीज मुझे पूरी करनी है तो 3 परमाणु तो चाहिए। 2 परमाणु लेकर साइकिल कैसे पूरी कर सकते हैं? यानी केंद्रीय परमाणु तो या तो 3 हो या 3 से ज्यादा हो, पहली शर्त। और दूसरी शर्त बहुत ही आसान है कि क्या हो, परमाणु परस्पर पूर्ण गुणज हो, यानी परमाणुओं की संख्या पूर्ण गुणज के रूप में दिखाई दे, यानी जिसे हम कह सकते हैं
इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि मल्टीपल इंटीजर एक दूसरे के वो होने चाहिए, उससे हमें बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है कि वेदर इसमें मौजूद है या नहीं है साइक्लिक स्ट्रक्चर। कैसे? देखो, क्या आपको लगता है इस पहले वाले को देख करके, इसको देख करके क्या हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक दूसरे के पूर्ण गुणज हैं? संभव नहीं है। 4 के टेबल में 13 कभी भी नहीं आएगा और 6 के टेबल में भी 13 नहीं आएगा, यानी ये इसका मल्टीपल इंटीजर फॉर्म तो नहीं है। यानी यहां पर फर्स्ट वाले में साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकती। क्या इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, केंद्रीय परमाणु फास्फोरस 3 से ज्यादा हैं और यह इसका पूर्ण गुणज है। देखो, एक से कट के 3 कट जाएगा, यानी ये बिल्कुल आपको मल्टीपल इंटीजर नजर आ रहा है। इट इज मल्टीपल इंटीजर। और इसको देखो, H3O9 को देखो, यदि इसमें पूछा जाता है तो इसे भी हम क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर मल्टीपल इंटीजर कहेंगे। बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा हूं? कहीं पर भी यदि हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर पहचाननी है तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, हम कैसे पहचान सकते हैं, उसका तरीका मैंने यहां पर बताया है। केंद्रीय परमाणु आपके 3 या उससे ज्यादा हो, क्योंकि 3 से कम में तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकती, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। केंद्रीय परमाणु 3 या उससे ज्यादा हो और एटम एक दूसरे के मल्टीपल इंटीजर हो। ठीक है, अब समस्या ये आई कि सर इनकी स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करें? चलो साइक्लिक तो पता चल गई, पर फिर भी संरचना पूरी तो नहीं बन पाई है और इसका तो अभी कुछ पता ही नहीं चला। तो देखिए बच्चों, ये जो केंद्रीय परमाणु यदि 1 से ज्यादा हो तो उनका एक हिसाब बता रहा हूं, समझिएगा। बहुत आसान है, इसको प्रेडिक्ट करना बता देता हूं भाई। केंद्रीय परमाणु यानी कि यदि सेंट्रल एटम 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो MOM बॉन्ड होगा। एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, देखिएगा। MOM बॉन्ड होगा यदि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, यानी कि यदि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद है तब तो MOM बनाओ, और नहीं है तो MOM बॉन्ड मत बनाओ। बस इतने से आप सबकी संरचना बना सकते हो। मैं एक एक करके इन तीनों की संरचना बता रहा हूं, देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। पहला H6P4O13। पहली बात तो मुझे यह समझ में आ गई कि यह साइक्लिक नहीं है। ठीक बात है, अब मैं संरचना बना सकता हूं क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है, ये ऐसे स्ट्रेट चेन के रूप में बनेगी, लेकिन साइक्लिक तो नहीं है। ऑक्सीकरण अंक निकाल लेता हूं। ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे बेटा फास्फोरस का? जानते हैं H+1, इसको X रख देंगे, ये -2 होता है ऑक्सीजन पर, पूरे पर चार्ज कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि कोई चार्ज इस पर दिखता नहीं है। सो ऐसी सूरत में यहां X क्या आ रहा है? +5, और नो डाउट फास्फोरस की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 ही है। 5 और 3 दोनों कॉमन मानी जाती है, यानी इसमें बच्चों कौन सा बॉन्ड होगा? POP बॉन्ड है। यह दोनों जानकारी मिलते ही, जैसे ही मुझे यह दोनों जानकारी मिली, अब मैं इस स्थिति में आ गया हूं कि आसानी से मैं यहां इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकता हूं। कैसे ड्रॉ करूंगा? देखिएगा, साइक्लिक नहीं है, कंफर्म है, POP बॉन्ड है, ये भी कंफर्म है। देखो बच्चों, ये मैंने लिया फास्फोरस, यह लिया ऑक्सीजन, यह लिया फास्फोरस, फिर यह लिया ऑक्सीजन, फिर यह लिया फास्फोरस, फिर ये ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस। हो गए 4 फास्फोरस, सभी के बीच में O मैंने लगा दिया। अब क्योंकि यह ऑक्सी एसिड है, तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसमें ऑक्सीजन भी दिख रहा है, हाइड्रोजन भी दिख रहा है, तो ऑक्सी एसिड तो यह है ही। अब यहां पर क्या करूं? यह मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया, यह मैंने OH लगा दिया, यह मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया, यह मैंने OH लगा दिया। समझे हैं बात यहां तक? अब कितने हाइड्रोजन आपको शेष दिखाई देते हैं? यहां पर 6 हाइड्रोजन टोटल हैं, उसमें से हम 4 हाइड्रोजन तो लगा चुके हैं, तो यहां पर और क्या परिवर्तन किया जा सकता है? ये डबल बॉन्ड O लगाइए, ये डबल बॉन्ड O लगाइए, ये OH यहां यूज कीजिए, ये OH यहां यूज कीजिए, इधर फिर एक OH आ जाएगा, फिर इधर एक OH आ जाएगा। देखिए, यह इसकी संरचना हो गई। 1 2 3 और 4 फास्फोरस हैं,
टोटल यदि ऑक्सीजन देखें तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 एंड 4 आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। ये इसकी संरचना होगी। क्लियर? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन इन 2 पॉइंट के आधार पर, और क्योंकि यह ऑक्सी एसिड है तो उसमें डबल बॉन्ड O और OH तो मुझे लगाना ही है, इस आधार पर मैं इस प्रश्न को आसानी से कर सकता हूं। इसे कहते हैं, इट इज एक्चुअली टेट्रा फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि यह फॉस्फोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इसीलिए सीधे सीधे आपको यह नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए ये आमतौर पर आप नहीं देखते इस तरह के फॉर्मूले को। हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड जो एग्जांपल था वो मेरा क्या था? सेकेंड एग्जाम्पल था H4P4O12। पहली जानकारी साइक्लिक है, कंफर्म। ऑक्सीडेशन स्टेट और निकाल लेता हूं तो ये 4 इंटू प्लस का 1 4x प्लस 12 इंटू माइनस का 2 पूरे पर 0। सो यहां से हम देख पा रहे हैं ये प्लस का 5 आ गया बेटा, यानी फिर से यह कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? कॉमन, यानी यहां पर कौन सा बॉन्ड होगा? फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड। अब इन दोनों बात का उपयोग करूं कि भाई ये साइक्लिक भी है और इसमें ये बॉन्ड भी है, तो बहुत आसानी से मैं इसकी संरचना बना सकता हूं। कैसे? देखिए, ये फास्फोरस, ये ऑक्सीजन, ये फास्फोरस, ये ऑक्सीजन, इधर इधर ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस लगाइए। ठीक है, आपको टोटल कितने फास्फोरस लगाने हैं? टोटल आपको 4 फास्फोरस लगाने हैं। ठीक है ना, कुल मिलाकर के हमें यहां पर 4 फास्फोरस लगाने हैं, तो उसी हिसाब से यहां ड्रॉ करते हैं। यह फास्फोरस आ गया, फिर ये ऑक्सीजन आ गया, फिर ये फास्फोरस आ गया, फिर इधर फास्फोरस आ गया और ये ऑक्सीजन आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां 4 हमने फास्फोरस लगा दिए, 4 उनके बीच में पीओपी बॉन्ड है ना, इसलिए। और हमको कहा गया है कि यह एक क्या है? ऑक्सी एसिड है। तो बस काम आसान है, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। ऑक्सी एसिड है तो हर फास्फोरस पर आप ये लगा दीजिए, दोनों शर्तों का पालन हो जाएगा। 4 आपके हाइड्रोजन हो गए, 4 आपके फास्फोरस हो गए, और देख पा रहे होंगे कि दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड टोटल आपके यहां पर 13 जो है वह क्या है? ऑक्सीजन है। सो टोटल जो आपका 13 क्या 12 आपके क्या है? ऑक्सीजन है। तो H4P4O12 हो गया। इसे कहा जाता है टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि यह एक्चुअली मेटाफॉस्फोरिक एसिड का टेट्रामर होता है, यानी इस तरह का। देखिए, ये एक्चुअली ये होता है होल 4। संरचना किस प्रकार से बनाई, इन 2 बातों का ध्यान रखा और स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करने की स्थिति में आ गए। तीसरा मुझे एक कंपाउंड और कहा गया है, उसी भी मैं बना देता हूं, S3O9। यह भी बड़ा पूछा जाता है, क्या यह साइक्लिक है? बिल्कुल। कैसे पता चला? यह इसका 3 गुना है, यानी मल्टीपल इंटीजर फॉर्म है। और क्या यहां कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रही है? तो वह भी निश्चित तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सल्फर की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वह आपकी +6 होती है। अब यहां ड्रॉ कैसे करना रहा? इसका मतलब इसमें यह बात भी तय हो गई कि इसमें केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन, केंद्रीय परमाणु बॉन्ड जो है वह मौजूद होगा। स्पष्ट रूप से यहां हमें हिंट मिल गया कि इट शुड हैव द SOS बॉन्ड, यहां SOS बॉन्ड जरूर मौजूद होगा। तो अब इसकी संरचना को हम कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, यह हमने सल्फर बना दिया। यह कोई ऑक्सी एसिड नहीं है, मैं बता दूं आपको, यहां कोई ऑक्सी एसिड वाला मामला तो है नहीं, है ना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है। सबसे पहले तो मैंने साइक्लिक बनाई, ऑक्सीजन भी लगा दिए। अब आप देख रहे होंगे कि कितने ऑक्सीजन यहां शेष रह गए हैं। फिलहाल मैं देख पा रहा हूं कि 6 ऑक्सीजन मेरे पास कुल मिलाकर बाकी हैं। तो यहां यह डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यह डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यह डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यह डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, तो यह S3O9 है। यह एक्चुअली SO3 का ट्राइमर है। SO3 जो कि सॉलिड स्टेट में इस प्रकार से एग्जिस्ट कर सकता है। तो यह जो फिलहाल हमने यहां ड्रॉ किया है वह SO3 का क्या है? एक ट्राइमर है, यानी त्रिलक है। तो बातें क्या क्या जानी आज? पहले ऑक्सी एसिड का नाम और उसके फॉर्मूले के बीच का कनेक्शन,
यानी ऐसे ही मर्जी से हाइपो पायरो नहीं लगाए जाते, सबका अपना लॉजिक होता है। दूसरा, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ की जाती है? ऑक्सी एसिड दिखते ही तो डबल बॉन्ड OOH तो लगा ही देना और पता करना कि इसमें केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन, केंद्रीय परमाणु बॉन्ड है या नहीं है। ये दो बातें कंफर्म हो गई तो सब स्ट्रक्चर बन जाएंगे। फिर एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है अक्सर कि कौन साइक्लिक है और कौन नहीं है। उसका भी हमने तरीका समझा दिया कि भैया पूर्ण गुणज हो, मल्टीपल इंटीग्रल फॉर्म में हो तो उसे साइक्लिक मानना है। साथ में उसमें MOM बॉन्ड है कि नहीं यह भी पता किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटी सी कोशिश थी जिससे कि इनऑर्गेनिक की स्ट्रक्चर से रिलेटेड या ऑक्सी एसिड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आप इजी वे में बना पाए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि सल्फर और फास्फोरस के ऑक्सी एसिड पढ़ते वक्त तो बहुत बढ़िया बढ़िया लगते हैं, लेकिन ये याद थोड़ा कम रह पाते हैं बच्चों को। एग्जाम में आने पर इसमें कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।